हेलो एवरीवन, मैं वैभव अग्रवाल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल पर। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में अमन खरे ने हमारे साथ पूरी अपनी स्ट्रेटजी शेयर करी थी, मतलब ओवरऑल अपनी स्ट्रेटजी शेयर करी थी कि क्या उनकी सिलेक्शन जर्नी थी, कैसे उन्होंने तैयारी करी और कैसे क्या करके वो 264 रैंक या 264 उन्होंने सिक्योर किया। तो फ्रेंड्स, और आपको पता होगा कि अमन ऑलरेडी वर्किंग थे, मतलब प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। तो इस फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि उन्होंने प्राइवेट जॉब छोड़कर गवर्नमेंट जॉब की तरफ आने का उन्होंने क्यों सोचा, और उसके साथ साथ प्राइवेट जॉब के साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट की कैसे तैयारी करी, जिसकी वजह से 2021 में उनकी 264 ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर आई हुई है। तो हर एक चीज यहाँ पर अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप भी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं और अगर आपका भी मन है कि गवर्नमेंट जॉब में मुझे भी जाना है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, प्राइवेट के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं हो सकती, तो वो सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लैरिफाई होने वाले हैं। हर एक चीज डिटेल में यहाँ पर डिस्कस होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अमन, सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपका क्या मन था, मतलब क्या आपने पहले से ही सोच के रखा था कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, लेकिन जैसे ही आपका कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया तो आपने सोचा हो कि पहले प्राइवेट को ज्वाइन करते हैं फिर गवर्नमेंट की तैयारी करें, या फिर आपका बाद में मूड चेंज हुआ? क्या इसके पीछे रीजन था गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का? थैंक यू वैभव, इतना अच्छा क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, तो उसमें मेरे फादर और मेरी दोनों सिस्टर्स, जो हम्म। दोनों एल्डर सिस्टर्स हैं मेरी, वो ओके। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। मेरे फादर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, और मेरी सिस्टर्स भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिनका एसएससी सीजीएल के थ्रू ही सिलेक्शन हुआ था। वो ओके। अभी मुंबई कस्टम्स में हैं। और दूसरी मेरी जो दीदी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो पहली बात तो ये कि जो फैमिली बैकग्राउंड था वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। सब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करते थे। तो एक मोटिवेशन बोल सकते हैं वो भी था, क्योंकि जब सब बैठते थे तो बातें वही सरकार वाली होती थी, गवर्नमेंट सेक्टर वाली होती थी। हम्म। उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरे कॉलेज से, हम्म। तो मैंने प्राइवेट जॉब इसीलिए किया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एक्सप्लोर करना था। ओके। क्योंकि मेरा मन तो शुरू से ही गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का था। जब मैं कॉलेज में था तब भी मेरा ये था कि अगर सिलेक्शन होता भी है किसी कंपनी में, कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो कुछ टाइम तक प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोर करने के बाद मैं गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाऊंगा। तो मैंने जब कॉलेज मेरा ओवर हुआ, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग फॉर एनी कोचिंग और प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, मैंने सोचा कि 2-3 साल देकर देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि हमारी फैमिली में हमने केवल सुना हुआ था लोगों से कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है या पंक्चुअलिटी है। क्योंकि कभी कभार गवर्नमेंट ऑफिस में पंक्चुअलिटी का इश्यू आता है। थोड़ा सा लोग इरिस्पॉन्सिबल नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, बट थोड़ा सा सीरियसनेस मुझे लगता है कि लोग मतलब लैक करती है सीरियसनेस उनके बीच में। तो ओके। पहली बात मेरी ये थी कि मैं पहले प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोर करके देखता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर बेटर है या नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर से। और दूसरी चीज ये थी कि मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है कोचिंग की, तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा अर्निंग्स कर लेता हूँ, कुछ ओके। अमाउंट इकट्ठा कर लेता हूँ, 1-1.5-2 साल जॉब करके उसके बाद मैं तैयारी करूंगा। और तीसरी चीज ये थी कि इन केस 2 साल 3 साल जॉब करने के बाद मैं गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करने के लिए जाता हूँ और मेरा किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, तो हम्म। एटलीस्ट मेरे पास बैकअप रहेगा। जो मैंने पहले 2-2.5 साल 3 साल जितने भी साल को प्राइवेट सेक्टर में दिए हैं, उसका मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर रहेगा। उसके बेसिस पे मैं आगे जाकर फिर से उस सेक्टर में जा सकता हूँ, और मुझे अनएम्प्लॉयड नहीं रहना पड़ेगा। तो कुछ यही 2-3 रीजन थे जो जिस वजह से मैंने ये शिफ्ट लिया। ओके। ओके, तो मेरे ख्याल से फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है मेन आपका रीजन था, बाकी इसी वजह से भी आपका पेज पहले से ऐसा मन रहा हो कि हाँ सबको देखते रहे, गवर्नमेंट जॉब बढ़िया है, या फिर जो भी। ठीक है। ओके अमन, तो जैसा कि आपने एक पॉइंट बीच में रेज किया है कि आपने सोचा कि 3 से 4 साल का पहले एक्सपीरियंस या फिर 2 साल का प्राइवेट में एक्सपीरियंस ले लेते हैं, फिर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करेंगे। इन केस अगर गवर्नमेंट में नहीं होता है तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, आप वापस प्राइवेट में आ सकते हैं। लेकिन जैसा आपने मुझे बताया था प्रीवियस वीडियो में आपका कि आपके गवर्नमेंट जॉब का जो आपने पेपर दिया था एसएससी सीजीएल का, वो प्राइवेट जॉब के साथ साथ ही दिया था, और आपके हिसाब से
आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ आपका पेपर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है केस आपके साथ था, आपके केस में, कि आपको अनएम्प्लॉयड कहीं रहना पड़ेगा, राइट? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात नहीं है, एक्चुअली रिस्क फैक्टर की बात है। और दूसरी बात सेटिस्फेक्शन की भी है। ओके। जॉब कोई सा भी मिल जाता है, मतलब एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज होता है कि आप कहीं ना कुछ तो कर लेंगे। तो करेक्ट। वो चीज तो थी। बट सेटिस्फेक्शन भी आना चाहिए। अगर आप कहीं 9 to 5 9 to 6 वर्क कर रहे हैं बट अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, तो आई डोंट थिंक लाइक हाउ लॉन्ग विल यू सब्सटेंशिएट दैट। तो करेक्ट। इसलिए मैंने उसको इस तरह से बोला है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अमन, अब मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए, मेरे मतलब मुझे जो लगता है ज्यादातर लोगों का यही डाउट रहा होगा, और यही डाउट होगा लोगों का, कि अगर वो भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और साथ में गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो लोगों को डाउट रहता है कि अगर यार मैं 9 to 6 जॉब करूंगा, 1-2 घंटे मेरे ऑफिस आने जाने में निकल जाएंगे, तो मैं कैसे क्या प्रिपरेशन करूँ गवर्नमेंट की, और कितना क्या इजी होता है गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना। मतलब गवर्नमेंट एग्जाम अलग अलग हो सकते हैं सभी के लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली सीजीएल की, यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो सीजीएल को एग्जाम क्रैक करने के लिए कैसी क्या प्रिपरेशन की थोड़ी बहुत अगर आप बता सकें, जरूरत होती है कि अगर आप इतने घंटे, 1 साल 2 साल या फिर 6 महीने आप डेली रूटीन में पढ़ेंगे जॉब के साथ साथ, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, आपने डेली कितने घंटे पढ़ते थे, या फिर डेली नहीं पढ़ते थे, तो किस हिसाब से आप टाइम को मैनेज करते थे, थोड़ा सा आप उस बारे में यहाँ पर डिटेल में बताएं। तो मेरा ऐसा था कि कोविड जब आया, तो फर्स्ट वेव जो था 2020 का, ओके। तो उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि अभी मुझे टाइम देना शुरू करना चाहिए। क्योंकि कोविड में एक तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था। मैं उससे पहले अपनी कंपनी जाता था। सुबह से शाम तक हमको टाइम लगता था, ऑलमोस्ट 9 आवर्स हो जाते थे। तो उसमें जो टाइम मिलता था उसमें तो ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं आप कि अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है या आपने कोई कोर्स लिया हुआ है, तो आप बना सकते हैं कि 2 लेक्चर मुझे रोज करने हैं। या फिर अगर जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मैंने शुरुआत टेस्ट से ही की थी, क्योंकि मुझे ये चेक करना था कि जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए मुझे पहले से जो मेरा मतलब पढ़ाई की हुई है उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है क्या। तो मैंने शुरुआत टेस्ट से की थी, और टेस्ट देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ कुछ मेरे वीक पॉइंट्स हैं किसी सब्जेक्ट में। तो उनको नोट डाउन करके फिर उनको मैंने वीकेंड पे या फिर कैसे भी उसी वीक डे में देखता था। तो टेस्ट के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 से 3 टेस्ट, अगर वो 30 मिनट्स के सेक्शनल टेस्ट है या फिर प्रीवियस ईयर का कुछ पेपर है 1 to 2 आवर्स, तो आप 2 आवर्स डेडिकेटेडली उसको दे सकते हैं वीकडे में। और आई थिंक प्राइवेट सेक्टर वालों के साथ थोड़ा सा बेनिफिट ये है, अब तो शायद ये स्टेट गवर्नमेंट में भी लोगों ने को शुरू कर दिया है, वीकेंड पे सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ देते हैं। तो ओके। आप सैटरडे संडे को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप वीकडे में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप जो 2 घंटे आपको देने चाहिए थे आप वो नहीं दे पाए, तो आप आराम से उसको कंपनसेट कर सकते हैं वीकेंड पे। तो आप एक टारगेट बना सकते हैं 1 से 2 घंटे का। और अगर ऐसे ही आप करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो विद इन एन ईयर आपका एग्जाम क्रैक हो जाना चाहिए। ओके ओके। तो मेनली जो मुझे समझ में आया स्टार्टिंग में, जो आपने बोला कि कोविड 19 बट जब आ गया। वीकेंड पे आपको एक्स्ट्रा, सॉरी टू इंटरप्ट, ओके। मैं ये बोलूंगा कि क्योंकि स्टूडेंट का लेवल अलग अलग होता है, हर एक स्टूडेंट की ग्रेस्पिंग पावर भी अलग अलग होती है। तो हम्म। मैं ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोल सकता कि 1 साल में निकल जाएगा। अगर हम्म। आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 साल में हो जाएगा या कुछ भी। आपको थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है तो आप वीकेंड पे उसको ज्यादा टाइम देकर उसको कंप्लीट करें। ओके ओके, ठीक है अमन, थैंक यू। और फॉर मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एडवाइस थी, और बहुत ही वैल्यूएबल स्ट्रेटेजी मैं कह सकता हूँ। डेली 2 घंटे अगर आप डेडिकेटेड देते हैं 1 साल तक, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाएंगे। तो लेकिन अमन, जो मुझे आपकी प्रिपरेशन में लगा कि आपने बोला कि कोविड 19 के टाइम पे आपने चालू करी, मार्च 2020 में मेरे ख्याल से लॉकडाउन लगा था, अप्रैल या फिर मार्च 2020 में। तो उसी टाइम आपने चालू करी थी प्रिपरेशन, या उसके पहले ही जब आपने कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, कि थोड़ा थोड़ा वहां से भी कंटिन्यू करते रहे बिल्कुल स्टार्टिंग में कंपनी ज्वाइन करते ही? नहीं, तो कोविड जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं गेट दूंगा, क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। तो ओके। मैंने सोचा था कि 1 साल गेट को और देके देखता हूँ, क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन के साथ गेट दिया था तो मेरा स्कोर, लाइक रैंक तो ठीक थी, इट वाज अबाउट 8,000।
बट वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि क्योंकि कंटिन्यूटी थी मेरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने हम्म। सोचा था उसको रिवाइज करके एक बार और गेट दे के देखता हूँ। मेरा गेट का एग्जाम फेब्रुवरी 2020 में हुआ था, और उसके बाद मार्च में ही फर्स्ट वेव आई थी। तो उसके बाद से ही मैंने फिर एनसीईआरटी से शुरुआत की थी नॉन टेक फील्ड में जाने के लिए। ओके ओके। तो समथिंग समथिंग एक साल कह सकते हैं आपको कि एक साल आपने प्रिपरेशन करी समथिंग, और जो भी रहा आपकी, जैसे आपने टेस्ट सीरीज वगैरह में प्रैक्टिस करी, जहां पर भी आप लैग करते तो उन चीजों को आपने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, तो टोटल एक साल में ही आपने इसको क्रैक कर लिया, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं, एक्चुअली एक साल में नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब मैंने 2020 में शुरुआत की थी एनसीईआरटी से, तो मैंने सोचा था कि 2020 वाले एग्जाम को ही टारगेट करते हैं। बट ओके। कोविड की वजह से वो पोस्टपोन होता गया। 2020 का टीयर वन हुआ था अगस्त 2021 में, और 2021 जिससे मुझे अभी रैंक मिली है, जिससे मुझे पोस्ट मिली है, वो हुआ था अप्रैल 2022 में। तो थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते रहिए, तो आई थिंक अगर एग्जाम होना है तो भले ही वो 4-6 महीने बाद हो, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। एनसीईआरटी से मैंने शुरुआत की थी, हम्म। और 2020 मेरा नहीं हो पाया था अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता है कुछ मेरी कमी रह गई थी। फिर फाइनली 21 हुआ। तो मैं टाइम को कुछ हम बाउंड नहीं कर सकते हैं वैभव, कि इतने टाइम में ही आपका सिलेक्शन होगा। करेक्ट। अगर आपने अपना 100% दिया है और जो एग्जाम मांग रहा है उस हिसाब से आपने तैयारी की है, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से निकल सकता है। ठीक है अमन, तो मेरे ख्याल से आपने जो भी यहाँ पर दिया है सजेशंस आपके हिसाब से, तो मेरे ख्याल से इससे बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प होने वाली है, और लोगों को डाउट रहता है कि क्या वो क्रैक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो अमन, लेकिन एक और मेरे यहाँ पर मन में डाउट आ रहा है कि कुछ लोग सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, लोग सोचते हैं कि यार प्राइवेट के साथ सिविल सर्विसेज भी कर लेते हैं, लाइक स्टेट पीएससी वगैरह भी हो सकता है, यूपीएससी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किस लेवल तक के एग्जाम को आपको लगता है कि हाँ 2 घंटे आप डेली पढ़ेंगे समथिंग, और फॉर एन एवरेज गाय, मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ, कोई अगर कोई एवरेज माइंडेड पर्सन है, तो अगर 2 घंटे पढ़ता है एक साल समथिंग, तो सीजीएल लेवल तक का तो पेपर क्रैक हो ही जाना चाहिए, मतलब हो ही सकता है, राइट ऐसा? हो ही सकता है, मैं नहीं बोल सकता हूँ वैभव, ओके। क्योंकि आप सबको एक बॉक्स के अंदर नहीं रख सकते हो। बट क्योंकि वही चीज फिर से वही होगी कि हर एक पर्सन का अलग अलग आईक्यू लेवल है, या हर एक का अलग अलग एकेडमिक्स है, बैकग्राउंड है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा। बट ठीक ठाक एग्जाम मुझे लगता है डेडिकेशन मांगता है, डिसिप्लिन और डेडिकेशन अगर आपके अंदर है, तो आई थिंक एसएससी का सीजीएल नहीं तो सीएचएसएल तो आराम से आप कर लोगे। इवन एमटीएस भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है एस्पायरेंट्स के लिए। तो डेफिनेटली इफ नॉट सीजीएल देन सीएचएसएल और एमटीएस। ठीक है अमन, और मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है यहाँ पे, तो लोगों को स्ट्रेटजी भी जाननी थी आपकी कि आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज कैसी थी, आपकी जीके में आपने कैसे प्रिपेयर किया, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जो भी सब कुछ था। तो अगर आप इजाजत दो तो अपन अगली वीडियो में अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें वो सारी डिटेल्स, तो दैट वुड बी ग्रेट। जी बिल्कुल। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, अगर आप अमन से कनेक्ट करना चाहते हैं पर्सनली, तो अमन का इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अमन का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो अपने सारे रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं वहां पर, कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, और भी जो सारे स्टेप्स जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगी रिलेटेड टू द इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि वो उन्होंने क्वालिफाइड किया है। तो हर एक डिटेल में आपको वहां पर वीडियोस मिलने वाली हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।